हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में। आज हम पढ़ेंगे कृषि से रिलेटेड टॉप प्रैक्टिस से। तो चलिए कृषि का शुरू करते हैं अपना। इसमें हम लगभग 250 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग 250 क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो आज 60 रोजाना 60 करके हम लोग देखेंगे, जो हमारा 6 क्लास तक लगभग चलेगा। 6 चौके 4 क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो भारत में जो कृषि कार्य के लिए में लगे हुए लोग हैं, वो कितने लोग हैं? वो 52.7% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। अगला है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो अभी हमने पढ़ा है, और भारत के लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये किसमें है? 48.9। देखिए कोई दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। भारत की कुल भूमि का कितना हिस्सा, यहाँ पे भूमि का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। तो 52% भूमि है, और यहाँ पे आबादी दिया है, तो 48.9 जो है आबादी है। कंफ्यूजन नहीं होना है। भूमि है 52.7 और यहाँ पे आबादी है 48.9, ठीक है। अगला है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो प्रथम कृषि गणना जो है वो 1970 में की गई थी, ठीक है। 1970 में भारत में प्रथम कृषि गणना 1970-71 में हुई थी। समय समय पर कृषि जनगणना ऐसी भूमि उपयोग, फसल पद्धति, सिंचाई की स्थिति, किराएदारी, पट्टे पर देने और जोत आदि के प्रसार पर जानकारी विभिन्न आकार वर्गों के समुदाय सामाजिक समूहों और द्वारा सारणीय है, जो मामले के रूप में परिचालन जोत की बुनियादी विशेषता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। अगला है, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों की समस्त सम्मिलित किया जाता है? तो भारत में सीमांत किसान जो हैं, उन कितनी धारिता के, मतलब कितना उनके पास जमीन है, तो उनको एक सीमित किसान माना जाएगा, ठीक है। तो उनको कहा जाएगा 1 हेक्टेयर तक जिसके पास हो, ठीक है, उनको एक किसान माना जाएगा। जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन, उसे सीमांत, और किसके पास 5 एकड़ कम से कम जमीन है, उसे लघु किसान कहा जाएगा, ठीक है। अगला है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की प्रस्तुति की थी? तो कृषि पर कर लगाने की संस्तुति किसने की थी? तो राज्य समिति ने, ठीक है। कौन सी समिति थी? तो राज्य समिति, वही जो 1970-71 में हुआ था। 70 के दशक में राज्य समिति ने, 1990 के दशक में राजचैलियन समिति के कृषि पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। इस समय किसी सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना था। अगला है, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? तो जोत का औसत आकार जो घटने का कारण क्या है? तो उत्तराधिकार का निगम, चकबंदी, कृषि का नियंत्रण, भूमि स्वामी का ललन। तो पहला और चौथा जो सही है। देखिए चकबंदी और कृषि का नियंत्रीकरण से तो और अच्छी बात है। चकबंदी से क्या होता है कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी जमीन मिल जाता है, और कृषि के यंत्रीकरण से तो भाई पैदावार और ज्यादा होता है। लेकिन उत्तराधिकार का नियम और भूमि स्वामित्व का जो ललन के है, वो पहला और चौथा नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इसमें जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है? विरासत का अधिकार हो, अलाभकारी भूमि जोत का आकार हो, भूमि का विभाजन हो, बहु सफल नहीं, 1 2 3 सही होगा हमारा, तो बिल्कुल सही डी सही होगा। अगला है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? जो हम नदियों से पानी लेकर नहर के द्वारा सिंचाई के लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा नहरें भाई भारत में होती, ठीक है। तो नहरें सबसे ज्यादा है। कुएं, नलकूप, तालाब ये सब भी हैं, लेकिन बहुत कम है। अगला है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत। अभी हमने पढ़ा सर्वप्रथम स्रोत। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम जो पहला स्रोत था शुरू में, तो वो कुआं और नलकूप था, क्योंकि नहर हर जगह खोदी नहीं गई थी, ठीक है। नहर बाद में खोदी गई। अगला है, भारत में सिंचाई के स्रोतों का वृहत्तम, मध्य और लघु 3 श्रेणियों के वर्गीकरण किया गया है। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका आधार देखिए, वह कम से कम
10,000 हेक्टेयर सिंचाई करती हो। ठीक है, जो बृहत्तम होता है वो कम से कम 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई करता है, वो बृहत्तम लघु सिंचाई के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? तो लघु सिंचाई जो है वो 2,000 हेक्टेयर तक होता है। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। कृषि सिंचाई योजना 3 प्रकार का आपके सामने ये है, मध्य सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना और बृहद सिंचाई योजना। मतलब लघु, मध्य और बृहद 3 होता है। ठीक है, तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को संचित करने वाली परियोजना बृहद सिंचाई होता है। मध्यम में क्या होता है, 1,000 से लेकर 10,000 तक होता है, और बृहद में 10,000 से ऊपर तक होता है। और उसके बाद लघु में क्या होता है, 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि के लिए होता है। तो जो लघु होता है वो 0 से लेकर 2,000 हेक्टेयर भूमि तक जो सिंचाई हो रहा है वो लघु सिंचाई योजना हुआ, और 2,000 से 10,000 तक जो हुआ वो मध्यम सिंचाई योजना हुआ, और 10,000 हेक्टेयर से ऊंचा जो हुआ वो वृहद सिंचाई योजना में आता है। ठीक है, अगला है, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो किसका होता है? लघु सिंचाई परियोजना का। ठीक है, तो भारत में भूमिगत जल जो है, भूमिगत यानी जमीन से जो हम नलकूप के द्वारा या तालाब के द्वारा या फिर कुआं के द्वारा जो हम लोग निकालते हैं, मतलब नदी के अलावा, नदी या नहर के अलावा जो भी काम होता है सब भूमिगत जल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भूमिगत जल का सिंचाई हेतु उपबंध को संभावित बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है? तो लघु सिंचाई परियोजना का किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जा सकता है? तो अधिकतर कितनी भूमि पर सिंचाई किया जा सकता है? तो 114 मीटर हेक्टेयर में। सिंचाई विशेषज्ञ के अनुसार कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? तो 114 मीटर हेक्टेयर पर। अगला है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती हो? भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितनी हो? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम हो, 25 सेंटीमीटर से कम हो, 75 सेंटीमीटर से कम हो, या 100 सेंटीमीटर से कम हो। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से जहाँ आएगा तो उत्तर रेगिस्तान में आ जाएगा। 75 सेंटीमीटर में जो होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला है, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। कृषि को परिभाषित किया जाता है किसमें? निम्न मृदा आर्द्रता में। ठीक है, निम्न मृदा में आर्द्रता में कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। अगला है, भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता। इसके कारण कौन से हैं? चलिए इसके कारण देखते हैं कि भारत में जो सिंचाई सुविधा है उसका हम 100% सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसा क्यों होता है? सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाती, ये भी सही है। जब हमें हमारे यहाँ भी जब खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है समय पर नहीं मिल पाता। जिसका ज़मीन आगे है, नहर के किनारे है, उसे जल्दी मिल जाता है, और जिसका नहर से काफ़ी दूर पे है उसको पानी जल्दी नहीं मिल पाता। तो एक ये प्रॉब्लम है। जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता। जल के बंटवारे के लिए जो नाली बनाया जाता है उसका ठीक से निर्माण नहीं हो पाता, और नहीं सही से उसका भूमि का कोई भी अपने ज़मीन में जल्दी बनाने नहीं देता। ठीक है, तो ये भी एक समस्या हो जाती है। कृषक सिंचाई सुविधा को सदुपयोग के प्रति जागरूकता नहीं होते। कुछ लोग जो है इसके प्रति जागरूक भी नहीं है। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होती। अभी हकीकत सी बात है, अभी हमारे यहाँ जैसे कहीं बारिश बहुत कम हुई है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो नहर के किनारे हैं वहाँ पर उनको अच्छी पानी मिल जा रही है, समय से उनकी सिंचाई हो जा रही है। लेकिन जो हम लोग की खेत है वो नहर से दूरी पे है, तो अब जल्दी से जब उन लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं होती, लास्ट में जब उन लोग का हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है, तो हम लोग का पीछे से होता है, तो हम लोग का पिछुआ खेती हो जाता है, तो समय से खेती नहीं हो पाती। और लास्ट में जब पानी की ज़रूरत नहीं होती तो ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ये भी परेशानी होती है। चारों बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान किया था?
तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा था विशालकाय नदी घाटी परियोजना को, ठीक है, विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला है कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को वृहद सिंचाई योजना के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है, कितने हेक्टेयर भूमि को? तो 5,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई परियोजना में कहा गया है, सॉरी 10,000 हेक्टेयर भूमि को। अगला आता है दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो सबसे पहले तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरल, इन चारों में से सबसे पहले कहाँ से आता है? तो देखिए जो पश्चिम साइड में है ना, सबसे ज़्यादा वहीं पे आएगा, तो सबसे दक्षिण पश्चिम में होगा, तो सबसे दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो केरल है, ठीक है। पश्चिम में तो गोवा भी है और तो महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु तो इधर है, इस साइड में है, तो ये भी है, लेकिन क्योंकि सबसे दक्षिण में अब है तो दक्षिण पश्चिम में केरल आएगा। मैप के हिसाब से भी आप इसको निकल लगा सकते थे। अगला है भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? मतलब हरित क्रांति जब भारत में चला था तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा फसल कामयाब हुआ था, सबसे ज्यादा कौन सा फसल उगाया गया था? तो गेहूं और चावल, जिससे हम गेहूं से रोटी खाते हैं और चावल से हम लोग पुलाव भात बनाए खाते हैं, बिहारी में भात कहते हैं, चावल बनता है राइस, ठीक है। ऑप्शन अगला देखते हैं, तीसरा सेट अपना, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो सबसे ज्यादा जो भारत पर प्रभाव पड़ा है वो गेहूं पर पड़ा है, ठीक है। और हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो हरियाणा और पंजाब के इलाकों में पड़ा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो किसान थे वो पैसे वाले भी थे, वो आधुनिक सामान खरीद भी सकते थे। बाकी इधर जो पूर्वी इलाके के जो किसान थे उनके पास पैसा नहीं था, तो वो आधुनिक सामान जो खरीद नहीं पाते थे, रासायनिक जो है वो चीज़ें, ट्रैक्टर सुविधाएं सब नहीं ले पाते थे। इसीलिए बड़े बड़े जो काश्तकार है, बड़े 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 किसान किसान जो है वो पंजाब और हरियाणा की तरफ ही होते हैं। अगला है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? किसका अंश? तो मोटा अनाज का जो अंश है वो सबसे कम हो गया है। अगला है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन कितना बढ़ा है? तो हरित क्रांति के दौरान अपवर्तित रहा है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या है? अपवर्तित रहा है, कोई बढ़ा नहीं है। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज में दलहन का उत्पादन क्या हुआ था? तो मोटे अनाज का घट गया था, क्योंकि उसमें चावल और गेहूं बहुत ज़्यादा बोया गया था। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसमें 1966 में जब शुरू किया गया था, जब जवाहर लाल बहादुर शास्त्री जी का शासनकाल था, और इसके जो जनक हैं एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं, ठीक है। अगला है हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम क्या देखने को मिला है? तो ये मिला है दलहन का, दलहन में बहुत घटा हुआ था उससे। निम्नलिखित में से हरित क्रांति परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, किस में नहीं हुआ है? तो ये हुआ है भारत में विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि, भारत में अमीरों एवं निर्धन के बीच असमानता में वृद्धि, खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, या मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। तो ऑप्शन जो डी हमारा बिल्कुल डी सही होगा। अगला है वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो 1966 में सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी चलाई गई थी? तो HYVP जो है योजना चलाई गई थी। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से HYVP, जिसे हाई वेल्डिंग वेटिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, योजना चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य उच्च उपज देने वाले फसलों के बीज के उपयोग को बढ़ावा देना था, जिसके फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो सके। अगला देखते हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? तो नॉर्मन जो बोरलॉग है उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्म को उपयोग किया था, जिसे हम लोग एक बीज कहते हैं कि कृष्ण बीज या कुछ बीज कहते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा पैदावार करता है, ठीक। नॉर्मन बोरलॉग ने कृषि विज्ञान में आधुनिक तकनीक ईजाद की, जिससे गेहूं उत्पादकता में 700 गुना बढ़ोतरी हुआ। इसके साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया के साथ तकनीक मुफ्त साझा की, जिससे करीब 1 अरब लोगों के जान भुखमरी से बचाई जा सके। इनका योगदान यही तक सीमित नहीं रहा। देखिए पहले क्या होता था ना कि अगर एक मन में एक बिस्सा में एक मन अगर हो जाता था तो इसे अकड़ा मन कहते थे।
लेकिन आजकल तो एक एक हिस्सा में अच्छा अगर फसल हो गया तो दो दो मन हो जाता है, ठीक है। तो कृषि में बहुत सारा फायदा हुआ था इनमें। अगला देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो भारत में कृत्रिम हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन जी को माना जाता है, जो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादन कौन थे। तो हरित क्रांति जो शब्द थे वो किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था, विलियम गॉड ने, गॉड किल। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था। तो गहन कृषि जो जिला है का जिला कार्यक्रम IADP, इसका जो शुरू हुआ था ये 1960 से लेकर 1961 तक शुरू किया गया था। अगला है, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था। तो IAAP जो है ये शुरू किया गया था 1964 से 65 में। अगला देखते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 में, 1966 से 67 में हुआ था। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था। तो कितने लोगों तक सीमित था, तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ के लोग अमीर थे तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका फैलाव भी हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है। तो हरित क्रांति का लक्ष्य कौन सा नहीं था, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुआ था, फसल उत्पादकता में वृद्धि हुआ था, सिंचाई का विस्तार हुआ था, उर्वरक का प्रवाह हुआ था। इससे सिंचाई के विस्तार नहीं हुआ था, उर्वरक का हुआ था। इसमें बीज को मॉडिफाई किया गया था, नए तरीके के खाद बनाए गए थे, ठीक है। सिंचाई को नहीं इसमें डेवलप किया गया था। अगला है, भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार की बीज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो ये उच्च उपज वाले बीज कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति के दौरान उपज वाली एक उपज बीज वाली से HYV के भी कहते हैं भूमिका निभाई थी, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि संभव हो सके। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो कथन कौन सा सही है, इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र से शुरू किया गया, इसे 1980 के दशक की अवधि तक शामिल की गई थी। तो बिल्कुल सही, दूसरा सही है। इसमें 1960 से 70 दशक की अवधि शामिल की गई थी, इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में शुरू किया गया था। नहीं, ये तो सही नहीं है। तो 29 का हमारा जो 2 है यही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा। तो दूसरा हरित क्रांति का जो संबंध है वो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। अगला है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। अगला देखते हैं, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है। तो हरित क्रांति का संबंध मुख्य गेहूं से था, ठीक है। हालांकि चावल में भी हुआ था, लेकिन चावल में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी जितना कि गेहूं में किया गया था। अगला है, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। तो फसल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई थी, तो गेहूं में हुई थी। अगला है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। फ्लड माने बाढ़ आता है, तो 1970 में इसको किया गया था। ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार का कार्यक्रम था जो 1970 में शुरू किया गया था। यह दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था, यह, ठीक है, डेयरी उत्पादन के लिए ये किया गया था। अगला है, देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सघन पशु क्रिया कार्यक्रम ICDP चलाया गया है। तो ICDP जिसे फ्लड अभियान कब चलाया गया था, ये चलाया गया था 1964 से 65 में। अगला है, भारत के दूध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी की हिस्सा क्रमशः कितना है। मतलब कितना भैंस देती है, कितना प्रतिशत गाय देती है और कितना प्रतिशत बकरी देती है। तो इसका 50% भैंस है, 46% जो है वो गाय है और 4% बकरी है। यानी भैंसें ज़्यादा दूध देती हैं भारत में।
भैंसों के इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि भैंस का जो दूध होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। हम लोग भी भैंस खाने में भैंस का ही दूध पसंद करते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं भारत में कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला है, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है ये? तो 500 459 ग्राम। ठीक है, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति मतलब एक आदमी एक दिन में कितना दूध सर्वाइव करता है, बांटा गया है, तो 559 ग्राम। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध नहीं खाते, जैसे मैं हूँ। अगला है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। ठीक है, मत्स्य पालन जिसे नीली क्रांति कहते हैं। इसमें झींगा को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया, नहीं झींगा के लिए गुलाबी क्रांति चला था। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मत्स्य के लिए भारत में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। अगला है, अच्छा ये जो दूसरा है वो मीठे पानी में है। ठीक है, समुद्री के लिए भारत 7वें नंबर पे है। भारत में किस प्रकार के मीठे पानी मतलब जो पोखरा तालाब और नदी से जो उपलब्ध होते हैं वो। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो रासायनिक उर्वरक में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब जो हम लोग सफेद सफेद देखते हैं ना, यूरिया खाद, वही नाइट्रोजन में आता है। तो ऑप्शन जो है ए से बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? मतलब पूरी तरह से खरीदता है, अपने आप कुछ नहीं बनता। तो ये पोटेशियम है जो भारत पूरी तरह से खरीदता है, दूसरे दूसरे से आश्रित है, बनाता नहीं है। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान कितना है? तीसरा स्थान है भारत का। कुल उर्वरकों की दृष्टि से भारत तीसरे स्थान पर है। अगला है, विश्व उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा उपयोग जो है चीन में होता है। आलू उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन में भारत तीसरा स्थान पे है। आपको पता है आलू जो है ये भारत में कहाँ से आया था? तो आलू जो है भारत में अंग्रेज लाए थे। कहाँ से लाए थे? तो पुर्तगाली लाए थे, सॉरी पुर्तगाली लाए थे, ब्राजील से लेके आए थे। ठीक है, तो आलू जो है मूल रूप से ब्राजील का है और वहां से पुर्तगाली लेकर भारत में आया था इसे। अगला है, भारत की मिट्टी में दो तत्व की कमी उर्वरक के उपभोग को अधिक आवश्यकता बनाती है। दो कौन सा है? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए आता है, फास्फोरस के लिए फास्फोरस आदि ही आता है और पीले रंग का होता है, और नाइट्रोजन के लिए सफेद रंग का यूरिया होता है जो चीनी की तरह लगता है देखने में। भारत में उर्वरक का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? तो इसका बहुत कम होने का कारण कृषकों की निर्धनता, कृषकों की अज्ञानता, अपर्याप्त अनिर्मित जलपूर्ति, तीनों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाया है? तो सरकार ने कदम उठाया है, उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देता है, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उसका आयात करता है, उर्वरकों की वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। तो ये तीनों करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, उर्वरकों को के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम तीन अग्रणी राज्य कौन से हैं? कौन से ऐसे तीन राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा उर्वरक खत्म होते हैं? तो सबसे ज्यादा होता है बिहार में, उसके बाद पंजाब में, फिर हरियाणा में। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है हमारा। अगला है, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? मतलब एक हेक्टेयर में कितने लगभग लगभग लग जाता है? ठीक है, तो एवरेज है ये, तो ये है 141.3 kg। अगला है, और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा कृषि का, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है भारत का। तो आज का हमारा यहीं पे है, आज का पहला सेट, और कल हम उसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। ये लगभग हमारा 4 पार्ट तक चलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।